आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं 30 मई के। मई मंथ की ये डेली न्यूज़ की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मई मंथ का जो मंथली कंपाइलेशन है वो पॉसिबली 1 जून को अपलोड हो जाता है। तो होपफुली मैं 1 जून की लेट नाइट को या फिर नेक्स्ट डे उसकी पहली मंथली कंपाइलेशन की वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग जून की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मई मंथ का जो डेली न्यूज़ फॉलो किया था ना, उन लोगों को अब मंथली ज़रूर करनी है फॉलो, क्योंकि यही उनका रिवीजन पार्ट हो जाएगा। वीडियोस ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी आपको पूरे मंथली कंपाइलेशन के अंदर। मैं आपको बता दूंगा स्टार्ट होने से पहले कुछ टॉपिक्स होंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम वीडियो में और लेंथी वीडियोस बने, ताकि टाइम सेव हो हमारा और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। विजन की सीरीज़ भी चल रही है, तो आज का देखते हैं। इसकी PDF आप लोगों को इनसाइट की ही वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी। आज का टॉपिक है हमारा पहला, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है। हाई कोर्ट आस्क आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू री इंस्टेट रमेश कुमार। And what is sedition law? Telecom regulator moots national numbering plan and UK moots 5G club. प्रीलिम स्पेसिफिक में ये आज भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये मई मंथ का लास्ट हो जाएगा। जून से हम लोग प्रीलिम स्पेसिफिक डिस्कस करना बंद करेंगे डेली में, वो डायरेक्ट मंथली कंपाइलेशन में डिस्कस होगा, ताकि हमारी वीडियो छोटी बने, टाइम बचे और प्रीलिम के फाइनली लास्ट में हम लोग एक कंपाइल्ड वीडियो बना दिया करेंगे। तो वैसे प्रीलिम्स के अंदर 3 टॉपिक हैं आज, फिजिकल डेफिसिट एंड एसोसिएटेड टर्म्स, कोर सेक्टर और रोजगार सेतु। पहला टॉपिक हमारा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये है क्या, मैं आप लोगों को ऊपर से कहानी बता दूं इसकी एक बार। नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन एक कमीशन बनाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो पिछला सिस्टम था ना, जो कि पहले था कॉलेजियम, उन्होंने कहा कि इसको रिप्लेस करके आप NJAC बनाओ, नया सिस्टम लेके आओ एक। ठीक है, कॉलेजियम के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के और ये बाकी कोर्ट्स के जजेस जो होते हैं ना, उन्हीं का रोल था अपने ही जजेस को अपॉइंट करने में। NJAC के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल आ जाता है, प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल आ जाता है, प्लस कुछ एडिशनल लोगों का रोल आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो नया सिस्टम आप लेके आ रहे हो ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, इससे जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसी के ऊपर ये कहानी है पूरी की पूरी न्यूज़ की जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये किया तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ये आपको मालूम होना चाहिए। जजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है हमारी, 34 जजेस हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें 33 जजेस होंगे प्लस 1 हमारे चीफ जस्टिस होंगे। करंट चीफ जस्टिस कितने हैं? करंट चीफ जस्टिस तो एक ही है, प्लस में करंट में जो जजेस हैं हमारे कोर्ट के अंदर वो 31 है। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ करंटली हमारी जो 32 की चल रही है। राइट नाउ जो चीफ जस्टिस हैं वो 47th चीफ जस्टिस हैं हमारे, जिनका नाम शरद अरविंद बोबडे जी हैं। और 46 जो थे वो आपको पता ही होगा। ओके, तो आगे हम लोगों को इसमें और क्या डिस्कस करना था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको नई चीज़ इसके बारे में, कि जो शरद अरविंद बोबडे जी हैं ना, इनसे पहले रंजन गोगोई थे। तो रंजन गोगोई जी के टाइम पे पता चल जाता है कि भैया नेक्स्ट जो बनेगा सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो करंटली शरद अरविंद बोबडे जी हैं। इनके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर 24 अप्रैल को जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे नेक्स्ट, उनका नाम होगा NV रमन्ना। अगर एवरीथिंग गोज विद द फ्लो, यानी कि क्या हो सकता है कि अगर कोई चीफ जस्टिस बीच में रिटायरमेंट ना ले ले, ठीक है, अपने टाइम से पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट, या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जैसे किसी चीफ जस्टिस की डेथ ना हो जाए, तो अगर सब कुछ सेम फ्लो में चलता है तो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होंगे हमारे नेक्स्ट ईयर 2021 में, उनका नाम होगा NV रमन्ना। ठीक है, अब हम लोग न्यूज़ पढ़ लेते हैं अपनी, क्या है। Questioning the basis of the Supreme Court judgment that quashed the NGAC, Law Minister Ravi Shankar Prasad has wondered why the Prime Minister cannot be trusted with appointing fair judges। जो हमारे लॉ मिनिस्टर है श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है वो ही इज़ वंडरिंग कि ऐसा क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपने जजेस की अपॉइंटमेंट में बहुत फेयर और एलिजिबल हों उस चीज़ के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको क्वैश कर दिया है। उन्होंने कहा कि NJAC जो आपने बनाया गवर्नमेंट ने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए रविशंकर प्रसाद जी का ये बयान आया था। बैकग्राउंड क्या है, 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 की मेजॉरिटी का एक वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट मतलब बयान आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का और जो NJAC है एक्ट 2014 का, ये दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है ना उसकी महत्वता को कम करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, महत्वता को कम करते हैं। 99th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वो इसी के अकॉर्डिंग था कि NJAC बनना चाहिए। 100th अमेंडमेंट एक्ट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट, वो है GST का। ये आपको पता होना चाहिए। GST कभी भी आ सकता है फ्यूचर में भी एग्जाम के अंदर, पहले भी आ चुका है। प्लस में हमारे टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, 104 अमेंडमेंट इंडिया में हो चुके हैं। इंडिया का अमेंडमेंट जो है वो
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो हमारे अमेंडमेंट इजीली भी हो जाते हैं और नहीं भी हो पाते। लेकिन यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ अब तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हो पाए हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, बहुत ज़्यादा। और यूके की अगर बात करते हैं तो वो सुपर फ्लेक्सिबल उनका है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 और 1 की मेजोरिटी से, देखो 5 जजेस की बेंच थी, अगर 4 और 1 की बात की जा रही है तो 5 जजेस की बेंच थी, 4 ने ये बोला है कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक जज ने बोला है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये ठीक है। ऑलराइट, मेजॉरिटी ने कहा कि जो 2 लॉ हैं, ये जो 2 लॉज 2 लॉज हैं, ये अफेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और जो जजेस जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है ना, अमंग अदर थिंग्स, इसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बचाने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है भैया, प्रेसिडेंट हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ऑपोजिशन वगैरह हो गए, ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। लेजिस्लेचर में क्या आ जाता है, पार्लियामेंट जो कि कानून बनाता है, जो कि बिल बनाता है, ड्राफ्ट करता है, एक्ट को पास करता है। और जुडिशरी, ये तो आपको पता ही होगा, कोर्ट वगैरह होते हैं हमारे। एनजेसी क्या है और वो एक्ट क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। एनजेसी एक बॉडी थी जो क्या करेगी, जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी और जजेस के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हायर कोर्ट फ्रॉम टू दी हायर जजेस जुडिशरी इन इंडिया। ट्रांसफर अब कहाँ करते हो, छोटे कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में जाता है कोई जज, ठीक है, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाना होता है। और जजेस का सुप्रीम कोर्ट के और ये चीफ हाई कोर्ट के सारे जजेस का अपॉइंटमेंट, उनके चीफ जस्टिस का रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, इन सब के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई थी, ताकि ये जो एनजेसी बिल था ना, ये प्रीवियस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करता था। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा आगे, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। जो न्यू आर्टिकल है, आर्टिकल 124A, ये क्या करता है, ये कंपोजिशन बताता है कि भाई एनजेसी में क्या कंपोजिशन होगा, ये इसी की बात कर रहा है ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि जो 2 लॉज हैं आपके, पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है और ये एनजेसी का जो एक्ट है, ये दोनों के दोनों, तो एक जो था वो आर्टिकल ये था 124A, ये इंसर्ट किया जाना था, देखो वॉज टू बी इंसर्टेड, अभी इंसर्ट हुआ नहीं था ये। इस बिल से क्या होता, जो प्रोसीजर फॉलो होता है ना एनजेसी का, वो रिकमेंड करता है पर्सन फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस बिल, कमीशन में क्या उनसे कौन कौन मेंबर्स होंगे, कमीशन के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे टॉप पे वो होंगे चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होगा ही इज मेंबर ऑफ अ बॉडी हु इज पार्ट ऑफ इट बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अनदर ऑफिस, दैट दिस पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी पार्ट ऑफ दिस कमीशन बट ही इज होल्डिंग इन अनदर ऑफिस विच इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये होता है एक्स ऑफिशियो। सिमिलरली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद चीफ जस्टिस होंगे उनके चेयरपर्सन, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि चीफ जस्टिस के नेक्स्ट होंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि करंटली रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो होंगे। फिर 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको नॉमिनेट करेगी एक कमेटी। ध्यान रहे, ये अपने आप में कमीशन है, इस कमीशन के अंदर ये 3 तो होंगे फिक्स। फिर एक जो दो लोग और होंगे, 3 और 2 5 होंगे इस कमीशन के अंदर, ठीक है। जो 2 लोग होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर होंगे, वो अपॉइंट करेंगे इन 2 लोगों को। ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, 2 लोग में 1 पर्सन वुड बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर ओबीसी और माइनॉरिटी और वुमेन, इनमें से होंगे। द एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये 2 लोग होंगे ना, ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं, और ये री नॉमिनेशन नहीं होगा इनका। एक बार ये अपॉइंट हो गए इस कमीशन में, दोबारा ये कभी नहीं आ सकते उस कमीशन में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर, अपॉइंटमेंट कंपोजिशन ही पूछा जाता है। अब जो प्रोपोनेंट्स हैं एनजेसी के, वो इसे डिफेंड कैसे करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने बनाया है एनजेसी, वो क्या कहना चाहते हैं कि भैया क्यों हमारा एनजेसी ठीक है। जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है ना, इट वाज इंटेंडेड टू रीड्रेस द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस जो था वो 1993 में हुआ था। तो ये कहना चाहते हैं इससे एक इम्बैलेंस क्रिएटेड हो जाता है, तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग एनजेसी बनाना चाहते हैं। उनके लिए एनजेसी वुड हैव बीन मोर ब्रॉड माइंडेड फोरम, समझ गए, ब्रॉड माइंडेड फोरम होगा, यानी कि पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स होंगे इसके अंदर, providing a genuine chance to participate and influence the selection of higher judiciary, not merely to the Supreme Court and to the executive, but also to lay person, यानी कि eminent person outside the constitutional framework have a right to appoint their judges, ये बात की गई है।
अब कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया है भैया? कोर्ट ने कहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, इट इज़ कपल्ड विद द प्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एंड द सीजीआई, यानी कि ये कहीं ना कहीं उसी के साथ बंधा हुआ है, जो जुडिशरी है हमारी न्यायपालिका उसके साथ, और उसके जो चीफ जस्टिस हैं, जो प्रमुख जज हैं, उन्हीं से बंधा हुआ है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा इसके ऊपर, ये आंसर के लिए लिखना ज़रूरी होता है, ऐसी लाइन का आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट द पार्लियामेंट थ्रू एनजेसी एक्ट वॉलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने, हमारे जो संसद ने है, उन्होंने एनजेसी एक्ट लाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है ना उसको वॉलेट किया है। अब ये बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है हमारे, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, देखो मैं आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये 3 ना जजेस के केसेस होते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो थर्ड जजेस केस के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 3 जजेस केस में कि भैया सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए अपने अपने कॉलेजियम होंगे। ठीक है, दोनों ही कोर्ट्स के रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस जो होंगे वो उसके हेड होंगे। उसके बाद दोनों ही कोर्ट्स के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, ये लोग मिलकर अपने अपने जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर एक जज जब अपॉइंट होता है तो वो दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा? वही कॉलेजियम करेगा। ठीक है, रेस्पेक्ट कोर्ट्स में होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, और ये सेलेक्ट करने के बाद रिकमेंड किसको करते हैं? सारे के सारे सीजीआई के पास जाता है रिकमेंड के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। सीजीआई भी इसको अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सीजीआई फिर इसको भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले आईबी के पास। आईबी इसकी पूरी जांच पड़ताल करती है कि किस जज को अपॉइंट करना है। आईबी अपना बैकग्राउंड में काम करती है, आईबी अपना अप्रूवल देता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूव करा के और उनको अपॉइंट करवा देते हैं। ये होता है हमारा करंट जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। अभी बात कर रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं और कैसे रिमूव होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर मैंने दूसरा लिंक खोला हुआ है, मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये देखो। हर एक जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें एक वारंट होता है अंडर हिज और हर एंड, जो आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट स्टेट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। वो इंसान एक तो 65 ईयर की एज तक होल्ड करेगा ऑफिस को, और प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं उसके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट और जो चीफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जज, उनके जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनसे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन जो कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन शुड बी इफेक्टिव, लेकिन बाइंडिंग नहीं है बट वो कंसल्टेशन इफेक्टिव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही था हमारा 2 जजेस केस, सेकंड जो जजेस केस था वो वाला। कोर्ट ने कहा था कि इन द व्यू ऑफ सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने कहा था कि भैया सीजीआई का जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर कोर्ट ने ये भी कहा व्हाइल एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट सीजीआई इज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट 2 ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस। जब भी किसी जजेस के अपॉइंटमेंट की एडवाइस देगा चीफ जस्टिस तो उनको अपने ही कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से उसका कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा। सीजीआई जो है वो सोल अथॉरिटी है जो इनिशिएट करती है इस प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इन ओपिनियन बिटवीन सीजीआई एंड प्रेसिडेंट, जो व्यू एक्सप्रेस किया है सीजीआई ने वो प्राइमरी होगा, उसी को माना जाएगा। फिर जुलाई 1998 के अंदर प्रेसिडेंट ने कहा कि कोर्ट का ओपिनियन जो है कोर इश्यूज में जो कि रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट एंड जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उन्होंने माना कि भाई कोर्ट का जो ओपिनियन है वो ऊपर रहेगा। 11th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? Certain doubts over the consultation process to be adopted by Chief Justice of India as stipulated in the 1993 case relating to judges appointment and transfer opinion। अब इस पूरे के पूरे का क्रक्स क्या है? हमको ये क्रक्स जानना है, ऊपर वाली कहानी को भूल जाओ अब तुम, वो पूछेगा भी नहीं कोई, क्रक्स जानना है हम लोगों को। क्रक्स क्या है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो सीजीआई का ओपिनियन ले। ठीक है, ओपिनियन जो सीजीआई का है वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ओपिनियन जो सीजीआई का है मस्ट बी फॉर्म्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ए कॉलेजियम ऑफ एटलीस्ट 4 सीनियर जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं पहले अपने 4 सीनियर जजेस के साथ जो कॉलेजियम का पार्ट है कंसल्ट करेंगे एंड देन ही विल रिकमेंड इट टू द प्रेसिडेंट। इवन इफ 2 जजेस गिवन एडवर्स ओपिनियन, 2 जजेस ने अगर इसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिकमेंड नहीं होगा, सीजीआई उसको आगे रिकमेंड नहीं करेंगे।
रिमूवल कैसे होता है, आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में मैंशनड है, जज जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको डायरेक्ट अपने ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर ना हो। प्रेसिडेंट का ऑर्डर कैसे होता है, दोनों हाउस पार्लियामेंट के अंदर स्पीच वो एड्रेस किया जाता है, मेजॉरिटी होती है, टोटल मेजॉरिटी होती है और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, उस तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हो। दिस इज द प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड। एक हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज कोर्ट। एक हाई कोर्ट जज जो है वो लाइबल होता है टू गेट ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ जजेस इज डन विद एम टू इंश्योर प्रॉपर, एग्जैक्टली वही कॉलेजियम का ही प्रोसीजर होता है, उसी कॉलेजियम से रिकमेंड किया जाता है, सीजीआई उसको आगे रिकमेंड करते हैं, सिमिलर सा प्रोसीजर होता है। रिमूवल के लिए भी सिमिलर सा ही प्रोसीजर होता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ रही है उनको पढ़ ली है उनको और इजीली समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके रिगार्डिंग, ये सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 124 का क्लोज 4 होता है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 का क्लोज आई थिंक 3rd है शायद, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 217 का फर्स्ट होता है आई थिंक, हाँ ठीक है। ये वाली न्यूज़ हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अच्छा आपको मैंने बता दिया कि हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जो सबसे रिसेंट हाई कोर्ट बना था वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था 2019 के अंदर, तो 25 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाई कोर्ट आस्क आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू री इंस्टेट रमेश कुमार। मुझे याद आ गया हाई कोर्ट का जो मैंने आपको बताया ना 217 का क्लोज 1 ही है वो, हाँ वो ठीक है 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ भी हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि आप री इंस्टेट करो रमेश कुमार को। और रमेश कुमार कौन थे, उनको री इंस्टेट करना। देखो री इंस्टेट ना एक गवर्नेंस का ही वर्ड है, इसका मतलब होता है टू गिव बैक अ जॉब और अ पोजीशन दैट वाज टेकन बैक फ्रॉम समवन, उसको वापस कर दो उनकी जॉब और पोजीशन। तो क्या है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जाना कि लेटेस्ट हाई कोर्ट बने हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश की पंचायत राज का एक ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस आपको पता है, मैंने बता दिया, जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट वगैरह सेशन में नहीं होता तो गवर्नमेंट पास करती है एक ऑर्डर, ताकि वो कुछ पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद उसको एक्ट और लॉ बनाया जाता है जब तक सेशन में ना आ जाए असेंबली या पार्लियामेंट। एंड द कॉन्सिक्वेंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि उन्होंने बोला कि आपने जो ऑर्डिनेंस पास किया उसके बाद, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इसके बाद जो भी आपने ऑर्डर पास किए थे इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो रीइंस्टेट करे रमेश कुमार को विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि तुरंत इनको रीइंस्टेट किया जाए। इशू क्या था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स किए थे, जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है ना उसको 5 से 3 ईयर्स कर दिया था। जिससे क्या हुआ था, रिजल्टिंग इन द एक्सपल्जन ऑफ स्टैंडिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द पोस्ट। स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर थे ना, उनको उस टाइम पर जो थे रमेश कुमार थे, उनको उसके पोजीशन से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस में उनका टेन्योर 5 से कम करके 3 कर दिया गया था। अभी जो ऑर्डिनेंस है ना, इससे क्या हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके पास एक एडिशनल पावर भी दे दी थी उन्होंने, कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं कैंडिडेट्स को एनी टाइम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ समझते हो ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर। अब हाई कोर्ट ने क्यों उसको ऑर्डिनेंस को स्टक डाउन किया है, जो पावर है ना, दो आर्टिकल 213 के अंदर पावर है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की। प्रोमलगेट का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस करना किसी ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस मैंने आपको बता ही दिया है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रोमलगेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको डेली सुनते रहते हैं, उनको याद हो गई होंगी, स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती चीज़ों के लिए। अब ये भी याद कर लो कि ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 213 के अंदर आता है, ये बार बार आपको याद होना चाहिए। बट वॉज कंडीशनल ऑन द सेटिस्फैक्शन दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेड फॉर सच एन एक्शन, यानी कि वो कहना चाह रहा है ये उस कंडीशन पर सेटिस्फाई करता है ऑर्डिनेंस की पावर, कि वो सिचुएशन जो भी सर्कमस्टांसेस है ना वो सेटिस्फाई करे उस सिचुएशन को। लेकिन आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपने किसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 5 से 3 कर दिया है, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने इसको स्टक डाउन किया। इम्पंज्ड ऑर्डिनेंस जो है वॉज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 क्या होता है और इम्पंज्ड ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखो इम्पंज जो होता है ना, बेसिकली वो होता है कि थ्रोइंग सम डाउट ऑन द वैलिडिटी और ऑन द ट्रुथ ऑफ दैट एक्ट, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस था, इसके ऊपर उन्होंने इम्पंज किया है कि भाई ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 243 के को। 243 के क्या होता है, इसमें कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन के टूवर्ड्स पंचायत, ठीक है। जो स्टेट करता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है
ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट फॉर हाई कोर्ट जज। जिस तरीके से हाई कोर्ट के एक जज को हम लोग रिमूव करते हैं, उसी तरीके से आप एक स्टेट इलेक्शन कमीशनर को भी रिमूव कर सकते हो, अगर बीच में रिमूव करना है तो। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट किए स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि उसमें एक स्टेट इलेक्शन का कमिश्नर होगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन इन पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपलिटी के लेवल पे। ये आपको पता होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बहुत खूबसूरती से आप लिख सकते हो। फिर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इनको अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर, ऑलराइट। और आर्टिकल 243(c)(3 है, उसमें गवर्नर को ये होता है कि जब रिक्वेस्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की उनको स्टाफ की ज़रूरत है, तो गवर्नर उनको ये वाला स्टाफ अवेलेबल करवाता है, ताकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपने सारे के सारे फंक्शंस को नेसेसरली डिस्चार्ज कर सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्या ये सिमिलर मैंडेट है? मैंडेट का मतलब होता है कि ऑफिशियली एक पावर दे देना ग्रुप ऑफ पीपल को टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन, उसको मैंडेट बोलते हैं। तो क्या ये सिमिलर मैंडेट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, और क्या इनकी पावर सिमिलर है, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 243 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि भैया ये आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, और 324 के अंदर होता है इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ध्यान रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सेम स्टेटस एंजॉय करता है जो इलेक्शन कमीशन का है। ध्यान रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, फुली आइडेंटिकल नहीं है। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज़ किया था। एम्फोसाइज़ करने का मतलब होता है फोकस करना, यानी कि जब आप इंग्लिश में कोई जैसे ये जो वर्ड लिखे हो ना, इनको बोल्ड कर रखा है, तो इन्हीं को एम्फोसाइज़ कर रखा है, यानी कि हाईलाइट कर देना। एम्फोसाइज़ किया था कि जो दो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी सेम पावर है। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। कब बताया था? किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद के केस के अंदर। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है, इनके जो ऑर्डर्स होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के, स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात मानेगी इलेक्शन के टाइम पर, और असेंबली और पार्लियामेंट पोल्स के लिए इलेक्शन कमीशन जो होता है उसकी बात गवर्नमेंट को माननी होगी इलेक्शन के टाइम पर, वैसे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सेडिशन लॉ। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। सेडिशन लॉ क्या है, कहाँ से आया था, फिलहाल इसके बारे में बात क्यों की जा रही है, तो देख लेते हैं। असम के एक एमएलए हैं, उनको बेल दे दी गई है सेडिशन केस के अंदर। देखो सेडिशन का मतलब ना, एक सिंपल बात से सोचो कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो ना, तो सरकार आपको पनिश कर सकती है सेडिशन के मामले में, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप ये चीज़ें सरकार को बोल सकते हो और ये चीज़ें आप नहीं बोल सकते। वो सब हम जानेंगे कि क्या कुछ बोल सकते हैं, इंडिया में लागू है नहीं है, कहाँ से कानून आया है और क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इसके, वो सब हम इसमें न्यूज़ में जानेंगे। एमएलए को सेंट्रल आसाम नगांव जेल है, उसमें 1 महीने पहले सेडिशन और बाकी के चार्जेस के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया था। उसमें एक और चीज़ थी कि उन्होंने एक सर्कुलेट की थी प्रोवोकेटिव वीडियो, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ वीडियो की थी, जो कोविड-19 की क्वारंटीन को लेकर थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके कारण उनके ऊपर सेडिशन का केस डालकर उनको जेल में डाल दिया गया था। उनको बुक किया गया था 4 सेक्शन के अंदर इंडियन पिनल कोड के। इंडियन पिनल कोड की शुरुआत दरअसल 1860 में ही हो गई थी, जो रिकमेंडेशन थी फर्स्ट लॉ कमीशन की, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत आया था। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी में पढ़ा होगा चार्टर एक्ट। उसी के अंदर फर्स्ट लॉ रिकमेंडेशन एंड फलाना क्या क्या करके 1860 के अंदर हम लोगों ने अपना इंडियन पिनल कोड स्टार्ट किया था। तो उसके 4 सेक्शंस के अंदर इनको बुक किया गया था, जिसमें 124A था जो डील करता है सेडिशन के साथ, और 153A जो डील करता है कि आपने एक प्रमोट किया है और अटेम्प्ट किया है कम्युनल डिसहार्मनी को। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, डिसहार्मनी मतलब उनके अंदर तालमेल ना बैठाना। एक तो होता है हार्मनी, मतलब सब चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है, मिली जुली हैं, आपस में हैं। डिसहार्मनी यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ फूट डाल देना। तो सांप्रदायिक यानी कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, और रिलीजन हो सकता है इसमें, कास्ट हो सकता है इसमें, पर्टिकुलर क्लासेस हो सकती हैं सोसाइटी की। फिर ये बोलता है सेडिशन क्या होता है। सेडिशन जो है सेक्शन 124A में आता है इंडियन पिनल कोड के, जो डिफाइन कैसे किया गया है कि एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन इलीगल इन इंडिया इन सिंस 1870। हेट्रेड का मतलब घृणा, नफरत, और कंटेम्प्ट का मतलब निंदा। आप सरकार की तरफ घृणा दिखाते हो, निंदा दिखाते हो, तो वही चीज़ सेडिशन में काउंट होती है। भारत के अंदर ये 1870 से इलीगल है।
और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सेडिशन जो लॉज थे ना वो 17वीं सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में स्टार्ट किए थे। वहाँ के लॉ मेकर्स को ये लगता था कि भैया सरकार के बारे में जो सही ओपिनियन है, जो गुड ओपिनियन है, बस वही रहने चाहिए, जो भी बैड ओपिनियंस है वो डेट्रीमेंटल है टू द गवर्नमेंट एंड मोनार्की। मोनार्की आप समझते हैं, राजा जो वहाँ पे किंग वगैरह थे उनके लिए, और सरकार गवर्नमेंट की। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक है, कि आप सरकार को सिर्फ अच्छे ओपिनियन दो, उनके बारे में बुरा मत बोलो, इससे सरकार के लिए नुकसान, सरकार को नुकसान होता है। ये जो सेंटिमेंट एंड लॉ, सेंटिमेंट वर्ड का मतलब होता है आइडिया, थॉट, फीलिंग, और कानून, ये बोरो किया गया था और फिर इनसे इंसर्ट कर दिया था हम लोगों ने इसको सेक्शन 124 आईपीसी में 1870 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने यूज किया था सेडिशन लॉ को कन्विक्ट करने के लिए, कन्विक्ट मतलब अपराधी बनाने के लिए, और सेंटेंस देने के लिए यानी कि पनिशमेंट देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को, वो इस कानून का इस्तेमाल करते थे। पहला यूज इसका हुआ था प्रोसिक्यूट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को 1897 में 1897 के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या कहना है इसके ऊपर? 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आर्टिकल 124 केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, 1962 की बात है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उन्होंने बताया कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेडिशन की लिमिटेड है इसकी एप्लीकेशन पर, कि एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप कोई डिसऑर्डर क्रिएट करते हो और डिस्टर्ब करते हो लॉ एंड ऑर्डर को, या फिर वायलेंस, हिंसा को बढ़ावा देते हो, तो आपके ऊपर सेडिशन केस लग सकता है। इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और यूज ऑफ विगरस वर्ड स्ट्रांगली क्रिटिकल टू दी गवर्नमेंट, इस चीज से इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था कि भैया आप सरकार के खिलाफ कुछ तीखा बोलते हो या फिर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आपको सेडिशन केस नहीं लगेगा। उन्होंने ये डिस्टिंग्विशन दिया था। फिर 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर बोला कि सिर्फ स्लोगन दे देना और जिससे पब्लिक रिस्पॉन्स इवोक ना हो, यानी कि जो समाज है, जो हमारे जो सिटीजन्स है, उनकी तरफ से कोई ओपिनियन आए ही ना, उसको हम सेडिशन में काउंट नहीं करेंगे। कि आप स्लोगनिंग कर रहे हो सब और पब्लिक को रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है और फिर भी आपको सेडिशन में डाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, ऐसी चीज़ों में आप इनको सेडिशन में नहीं डाल सकते हो। तो सेडिशन रिपील क्यों होना चाहिए? देखो, सेडिशन से क्या होता है, अनऑथराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है। यानी कि सेल्फ सेंसरशिप मतलब आप अपने आप को बचा रहे हो। सेंसरशिप मतलब समझते हो ना, मूवीज के अंदर सेंसर बोर्ड होता है, वो क्या करता है कि ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है और उनका एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, उनको सेंसर कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो आपको एक अनऑथराइज, सरकार को एक अनऑथराइज सेल्फ सेंसरशिप मिल जाती है सेडिशन के द्वारा। अपने आप को छुपा लेते हैं, अपनी गलतियों को जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कुछ छुपा लेते हैं। और प्रोड्यूसेस ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो फ्री स्पीच का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको आप सप्रेस करते हो, उसको रोक करते हो। वो सप्रेस करता है हर एक सिटीजन को डेमोक्रेसी के अंदर, जिनको सवाल उठाना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, एग्री डिसएग्री करना, चैलेंज करना गवर्नमेंट के डिसीजन को, आप इन सब थॉट्स को सप्रेस करते हो। फिर सिस्टमेटिकली गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, राइट टू डिसेंट, यानी कि आपके पास मतभेद होने का हक है। डिसेंट मतलब मतभेद। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के पास सरकार के खिलाफ एक मतभेद होने का हक है। कहीं ना कहीं गांधी जी की वो फिलॉसफी है, उसको भी ये सेडिशन का जो लॉ है ये डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आप उसके कारण वायलेंस क्रिएट मत करो, आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करो, ये चीज़ें आप मत करो। अदरवाइज आप बिल्कुल सरकार के खिलाफ, आप उनके डिसीजन के ऊपर, उनके सरकार के पॉलिसीज के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो। यू हैव गिवन देम वोट, यू हैव गिवन देम द पावर, यू कैन डेफिनेटली डू दिस, एंड दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेलीकॉम रेगुलेटर मूट्स नेशनल नंबरिंग प्लान। मूट का मतलब होता है टू पुट अप ऑन टेबल सम आइडिया फॉर डिस्कशन और कंसिडरेशन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो टेलीकॉम रेगुलेटर जो ट्राई है हमारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं एक नेशनल नंबरिंग प्लान के तहत। नेशनल नंबरिंग प्लान क्या होता है? देखो, 2003 के अंदर हमारा एक नंबरिंग प्लान आया था जिसमें कि हमारे मोबाइल नंबर जो डिजिट्स जो हैं वो 10 डिजिट के होंगे, ठीक है। और ये प्लान आना था हमारा 2033 तक के लिए था, 2033 तक के लिए। लेकिन उसके 17 साल बाद ही, यानी कि अभी 2020 के अंदर ही इन्होंने, टेलीकॉम रेगुलेटरी बोल रहा है कि जो हमारे नंबर्स हैं ना मोबाइल डिजिट के, उनको 10 से इंक्रीज करके 11 कर देना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। करंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 1177 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर्स जो है उनका बहुत यूज़ बढ़ता जा रहा है, सडनली कनेक्शन बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमको मोबाइल नंबर की जो डिजिट्स है ना उनको 10 से बढ़ा के 11 कर देना चाहिए। तो जो पहले एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, जैसे आज की डेट में आपका मेरा सबका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, उसको 11 कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिनके ऑलरेडी 10 है उनके आगे 0 लग जाएगा, और फिर जो नए नंबर्स आएंगे इसके बाद जो कनेक्शन होंगे उनको हम 11 डिजिट का बनाएंगे। ये बात की गई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं। Why were these recommendations given? To ensure adequate numbering resources for fixed line and mobile services. Fixed line मतलब लैंडलाइन नंबर, मोबाइल सर्विस मतलब आपके हाथ में जो सेल फोन होता है वो। एडिक्वेट नंबर रिसोर्सेज होने चाहिए इसलिए। बैकग्राउंड क्या है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई को बोला था कि भैया कुछ रिकमेंडेशंस दो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारे जो नंबरिंग रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे फिक्स लाइन और मोबाइल नंबर्स, मोबाइल सर्विसेज के लिए एडिक्वेट हो हमारे पास। फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उन्होंने कहा कि देयर इज नो नीड टू चेंज द डायलिंग प्लान, जो फिक्स टू फिक्स यानी कि लैंडलाइन टू लैंडलाइन, मोबाइल टू लैंडलाइन और मोबाइल टू मोबाइल का जो डायलिंग प्लान ना उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस करने के लिए मोबाइल कॉल्स में 0 लगाओ प्रीफिक्स के अंदर, और जो करंट स्कीम है उसमें 0 हो जाए प्रीफिक्स के लिए, जो कि फिक्स लाइन से मोबाइल के लिए हो। देखो पहले क्या होता था ना, उन्होंने बोला था कि आज की डेट में अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में फ़ोन करना होता है मोबाइल में तो आप 0 लगाते हो। बेसिकली जो पहले रोमिंग वाला जो सीन होता है तो आप मोबाइल से दूसरी जगह पे करते हो तो 0 लगाते हो आप, और लैंडलाइन से भी करते हो दूसरी जगह 0 लगाते हो। तो उन्होंने कहा कि नंबरिंग स्पेस करने के लिए सभी फिक्स्ड कॉल जो होंगी मोबाइल कॉल के लिए उन सब पे 0 लगवा दो, और करंट स्कीम के अंदर जो 0 होता है वो फिक्स लाइन से मोबाइल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस हो जाएगी इससे। फिर उन्होंने कहा कि रिवाइज करो जो नेशनल नंबरिंग प्लान है ना, ताकि हमारे को अनयूटिलाइज कैपेसिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी फ्री हो जाए, यानी कि कुछ नंबर्स बहुत पुराने जो पहले की मिसयूज, जो अनयूज्ड है, मिसयूज नहीं अनयूज्ड है, उन सबको चेक किया जाए, उन सबको रिवाइज किया जाए, उनको नए नंबर बना के सेल किया जाए मार्केट के अंदर, तो स्पेस क्रिएट हो जाता है। फिर जो सिम बेस्ड मशीन टू मशीन होता है ना, मशीन टू मशीन समझ रहे हो, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के ऊपर कॉल कनेक्ट करती है उनके भी नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन वाले नंबर्स को 10 डिजिट से बढ़ा के 13 डिजिट के ऊपर कर दिया जाए। इसके ऊपर कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये इनसाइट ने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे 13 नहीं 11 होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट टाइप किया हुआ है। मशीन टू मशीन की बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ तो मोबाइल टू मोबाइल नहीं, मशीन यानी कि कोई डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कॉल करता है उसका भी एक नंबर होता है, तो उसको 10 डिजिट से इंक्रीज करके 13 डिजिट कर दो ताकि 10 वालों का स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाए। ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था पहले ये। इसका जो सेटअप है, सेक्शन 3 जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट 1997, उसके सेक्शन 3 के अंडर ये है। ये रेगुलेटर है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का। टेली कम्युनिकेशन के सेंटर मतलब संचार विभाग, संचार कम्युनिकेशन। ट्राई के एक्ट को ट्राई को अमेंड किया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो कि 24 जनवरी 2000 की बात है। तब इन्होंने एस्टेब्लिश किया था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टू टेक ओवर एडजेक्टरी एंड डिस्प्यूट फंक्शन फ्रॉम ट्राई, यानी कि ट्राई के मामले में अगर कोई मतभेद होता है, कोई आपस में कोई बैर होता है, तो उन्होंने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनाया था। ये आपका प्रीलिम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, इतना पार्ट जो है ना प्रीलिम्स को लेकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? तो ट्राई इशू करता है ऑर्डर्स और डायरेक्शंस ऑन विच सब्जेक्ट, जैसे कि टैरिफ कितना लगाना है, यानी कि चार्जेस कितने होंगे मोबाइल के, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी होनी चाहिए, डीटीएच वगैरह के बारे में, मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी करनी है, जियो से आइडिया में, आइडिया से वोडाफोन, वोडाफोन से एयरटेल, ये सब के जो फंक्शन वगैरह होते हैं ये सब के सब ट्राई के काम होते हैं। कंपटीशन क्या होता है? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि नॉट मोर देन 2 एंड नॉट मोर देन 2, एक चेयरपर्सन प्लस 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जिनको हम पार्ट टाइम मेंबर बोलते हैं। अपॉइंट करती है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका ड्यूरेशन होता है कि ये 3 साल के लिए ऑफिस लेंगे या फिर जब तक 65 ईयर के हो जाते हैं, जो भी पहले हो जाता है वो होता है इनका। प्रीलिम्स के इसके जो क्वेश्चंस है वो है कि चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर देख लिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये देख लिया हम लोगों ने। और थर्ड ये पूछ रहा है हाउ इज़ 5G डिफरेंट फ्रॉम 4G। वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी 4G 5G से मैच करता ही है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। देखो 5G डिफरेंट कैसे होता है 4G से अंदर। एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि 5G मतलब 5th जनरेशन, 4G मतलब 4th जनरेशन, 5G लेटेस्ट है, 4G आज की डेट में हम पुराना कह सकते हैं। 5G होगा ज़्यादा सिक्योर होगा, ज़्यादा फास्ट होगा, डेटा ट्रांसफ़र बहुत क्विकली होगा, कनेक्शंस बहुत ईजिली बनेंगे। 4G से ज़्यादा फास्ट होगा, 4G अपने आप में फास्ट है, 5G उससे बेटर होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 4G के अंदर ना एक पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों को 400 कनेक्शंस मिलते हैं। 5G के अंदर सेम चीज़, पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग तकरीबन 1 मिलियन कनेक्शंस होंगे, और स्पीड जो होगी 5G की वो ऑन एन एवरेज 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होगी इस इंटरनेट की स्पीड 4G से, ठीक है।
और अगर हम बात करें जैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत काफ़ी हद तक ये धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं 5G को यूज़ करना। उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। और 5G की जो स्पीड होगी तकरीबन कुछ 28 गीगाहर्ट्ज़ बताई जा रही है। काफ़ी काफ़ी अलग अलग न्यूज़ अवेलेबल है इसके ऊपर, तो आप मान के चलो कि 25 से 28 गीगाहर्ट्ज़ होगी। वहीं पर 4G की जो न्यूज़ पड़ती हो वो स्पीड होती है वो 700 से 2500 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ध्यान रहे वो गीगाहर्ट्ज़ है, ये मेगाहर्ट्ज़ है, ये डिफरेंस रहता है। लास्ट हमारी जो मेजर न्यूज़ है प्रीलिम स्पेसिफिक से पहले वो है यूके नोट्स 5G क्लब। नोट वर्ड का मैंने मीनिंग आपको जस्ट अभी बताया था ऊपर वाली न्यूज़ के अंदर ही। सिमिलर चीज़ है, यूके ने 5G क्लब की बात की है यहाँ पर, ठीक है। तो कहानी क्या है ऊपर से बता देता हूँ। यूके वाले जैसे यूएस ने कुछ टाइम पहले, स्टोरी समझने में ना ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिर पूरी न्यूज़ समझना। यूके ने कुछ टाइम पहले बात की थी कि वो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूके ने नहीं, यूएस ने, कि चाइना की जो कंपनी है ना वावे, HUAE की प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना वो वावे होती है, हुआवेई नहीं होता, इट्स वावे। तो HUAWEI को बोलते हैं वावे। तो यूएस ने वावे के लिए बोला था कि भैया वो चाइनीज़ कंपनी है और उनके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इस चाइनीज़ कंपनी को हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकाल देंगे, ऐसी कुछ बात की थी। यूके ने इस बात को इतना सपोर्ट नहीं किया था। यूके ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ पर उन्होंने बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंटली जो न्यूज़ आई है उसमें ये कहना चाह रहे हैं इशू के अंदर, इस पूरे इशू की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या कहा है कि भैया इनका जो 5G यूके का जो 5G का जो सिस्टम आने वाला है पूरा का पूरा, उसमें इनका रोल हम कम कर देंगे। जो कुछ ऑलरेडी है वहाँ पर उसको और इंक्रीज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका रोल हम लोग बिल्कुल कम करके ख़त्म करने देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो खुद की पार्टी है ना, कंजर्वेशनिस्ट पार्टी, उनके ही मेंबर्स ये बात बोल रहे हैं बोरिस जॉनसन की कि भैया आप इनको 2023 तक बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, इनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। इस डिमांड को लेकर यूके ने एक 5G नेटवर्क के लिए, 5G प्लान्स के लिए एक 5G क्लब स्टार्ट करने की बात की है, जिसमें वो टॉप 10 डेमोक्रेसीज जो हैं, टॉप 10 नहीं कहूँगा मैं, शायद टॉप कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट डेमोक्रेसीज हैं, उसमें उन्होंने 10 डेमोक्रेसीज की बात की, जिसमें से 7 तो GS7 वाली कंट्रीज़ हैं, यूके, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, प्लस उन्होंने 3 की बात की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। इनको क्यों किया है? ताकि इनसे वो 5G सप्लायर ले सकें, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स होंगे इन कंट्रीज से 5G के, ठीक है। और बेसिकली वो चाइना के ऊपर रिलाई कर रहे थे इस टेक्नोलॉजी के लिए, वो उनके चाइना के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की जो कंपनीज है ना उन पर रिलाई करना चाहते हैं। अब हम इम्प्लीकेशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। की थ्रस्ट बिहाइंड दिस अलायंस इज टू अलाउ मोर 5G इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स टू कम अप। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ज़्यादा 5G इक्विपमेंट वाली कंपनीज को और टेक्नोलॉजी को आगे आते हुए देखना चाहते हैं। सेम टाइम पर ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेटीज़ जो है ना, डेमोक्रेसीज, वो साथ में मिलकर आए और वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री और चाइना के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, एलिगेशंस लगते रहते हैं। दे थिंक दैट देयर कुड बी सम सिक्योरिटी इश्यूज़ विद चाइना, क्योंकि चाइना अपनी किसी कंपनी को बोल देती है, वावे को बोल दे कि आप यूके में भेज दो, आपको हमको वहाँ का जो भी डेटा आपके पास सेव हो हमको हमारे साथ शेयर करो, तो उस कंपनी को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ वो डेटा शेयर करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाते हैं। The plan to form a democratic alliance in order to marginalize Chinese tech giant Huawei comes in a time where there is rising global। ये उस समय आ रहा है जब चाइना के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो चाइना के ऊपर एक और अटैक कह सकते हो आप, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल अटैक कह सकते हो। फिर there is also growing concern among the British political class regarding resetting the relations with Beijing। इसी के साथ साथ एक ग्रोइंग कंसेंसस, मतलब कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, ऐसा भी किया जा रहा है कि आप दोबारा से हम लोग बीजिंग के साथ सेटिंग्स दोबारा रीसेट करें अपने जो कनेक्शन है उनके साथ, फॉलोइंग द ग्लोबल पैंडेमिक एंड द हैवक इट हैज़ कॉज इन द यूके। जो भी पैंडेमिक और जो महामारी और जो भी विनाश, जितना भी डेथ वगैरह हुई, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको बीजिंग के साथ अपने कनेक्शंस रीसेट करने की बात की जा रही। पॉलिटिकल बातें हैं तो ऐसा होगा ही, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा। Moreover, there has been a concerted effort by US and several other countries to keep Huawei from their country's 5G network। US और बाकी काफ़ी कंट्रीज़ ने Huawei को उनके 5G नेटवर्क से दूर रखने की बात की है, और these countries have raised concerns regarding the potential surveillance and the breach of their national security by China using state-run Huawei। State-run Huawei कंपनी है इनकी चाइना की, और उन्होंने कहा कि उनके पोटेंशियल सर्वेलेंस यानी कि जांच पड़ताल कर सकती है ये कंपनी इन कंट्रीज़ के 5G नेटवर्क के अंदर, इसलिए वो उसको दूर रखना चाहते हैं। Why is this is the right time for 5G in India? इंडिया के लिए ये 5G को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा टाइम
कैसे हो सकता है? डेटा कंजम्पशन, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है वर्ल्ड के अंदर, लीडिंग ए मीटियोरिटिक राइज इन डेटा कंजम्पशन। 20 मिलियन टेराबाइट्स 2017 में से और 2019 में 55 मिलियन टेराबाइट्स हो गया। इंडिया कंज्यूम करता है 11 GB पर यूज़र पर मंथ, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये एवरेज डेटा है, ध्यान रहे। कहीं आप लोग सोचते हो कि मेरे को तो डेली 2 GB मिलता है, ये लोग 11 GB मंथ का क्यों बता रहे हैं? ये एवरेज बताया गया है। लो फाइबर पेनिट्रेशन, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल वे कि हम लोग फाइबर कनेक्टिविटी को एनहेंस कर पाएँ क्विकली, तो एक सीरियस चैलेंज है, ठीक है, जो कि हमारी माइक्रो टावर की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन भी उठाता है। फिर इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं। अगर जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 4.0, वो पावर, उसको पावर मिलती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहीं पे पढ़ने को मिलना, तो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एज कंप्यूटिंग हो गया, जहाँ पर सिर्फ 5G ही इफेक्टिव होगा। तो 5G की ज़रूरत क्यों है? ताकि इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट मिल सके। ऑल्सो सच सिमिलर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, जैसे कि एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ करियर्स विच आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड विद फाइनेंशियल बर्डन्स। ऑलरेडी पैसों को लेकर बहुत सारा बोझ है, तो वो अगर डेटा अच्छा होगा तो ज़्यादा कंजप्शन होगा, ज़्यादा वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी ठीक हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया चला के आ रहा है, तो उसमें अगर इंडिया आगे की तरफ मूव करता है स्मार्ट सिटी विजन को लेकर, तो इट मस्ट लेवरेज 5G, यानी कि 5G का फ़ायदा उठाना चाहिए इंडिया को स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए, जो कि लंबे समय तक फिर हमारे साथ रहेगा। वे अहेड वाला बहुत खूबसूरती से इन्होंने लिखा है, इसको तो नोट डाउन करके रख लेना कहीं पे। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जगह 5G का जो लॉन्च होगा ना, वो जो हमारा बहुत सारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है कंट्री, इनके ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी, ना जाने क्या क्या उल्टे पुल्टे केसेस चल रहे होते हैं इनके ऊपर। इनका बहुत सारा पैसा है जो सरकार को देना है, कोई इन्होंने सरकार को देना है, सरकार ने इनको देना है। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो जितना जल्दी 5G आएगा इनके लिए सॉल्यूशंस उतने जल्दी आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके ऑपरेटर को कोलैबोरेट करना चाहिए ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, ताकि हम लोग 5G टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके। एक फेवरेबल पॉलिसी होगी जो इनडायरेक्टली एनेबल करेगी एडवांसेस इन एरियाज एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी फेवरेबल पॉलिसी जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करेगी, उसी के दौरान 5G हो जाएगा तो बाकी वर्ल्ड की कंपनीज होगी इंडिया में इन्वेस्ट भी करेंगी। जो शिफ्ट है 4G से 5G का, ये इंक्रीमेंटल है नेचर में, लेकिन इंक्रीमेंटल ही नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बढ़त की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, कहीं यूज़ कर लेना अच्छे से, ऐसे में या फिर GS के किसी क्वेश्चन किसी आंसर में। गिवन व्हाट इट मीन्स टू फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, स्किपिंग इज नॉट अ चॉइस इंडिया कैन अफोर्ड। इसको स्किप करना इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज क्या है मेकअप फॉर 5G, ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ लो। OFDM इज द टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रीलिम से पूछा जा सकता है। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक मेथड होता है जो कि मॉड्यूलेट करता है डिजिटल सिग्नल्स को बहुत सारे डिफरेंट चैनल से, ताकि उनकी इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। तो 5G यूज़ करेगा। 5G NR एक इंटरफेस है जो कि OFDM प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। 5G ब्रांड जो वाइडर बैंडविड्थ भी यूज़ करेगा, जिसमें सब 6 GHz का और MM वेव का चैनल होगा। ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ऊपर ऊपर के वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में ऑप्शन में आ सकते हैं। प्रीवियस जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1G जो था 1980 में आया था, सिग्नल एनालॉग वॉइस थी। एनालॉग होते हैं ये वाले सिग्नल, ऊपर नीचे वाले जो होते हैं ना, इनको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। फिर आता है डिजिटल। सेकंड जनरेशन में हमारे पास डिजिटल वॉइस का सिग्नल आ गया था। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, 1990s में आया था, 10 साल के बाद आया था, पता होना चाहिए। थर्ड जनरेशन उसके 10 साल बाद आया था, जिसमें मोबाइल डेटा की बात की गई थी। और फोर्थ जनरेशन आया था 2010 में, 4G LTE, जो कि मोबाइल ब्रॉडबैंड को लेकर आ गया था। अब 2020 का टाइम है तो 5G का टाइम है। तो 5G हमारा इस साल लग जाना चाहिए, वैसे तो पता नहीं पर टाइम लगेगा अभी। फैक्ट और प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है हमारा। फिजिकल डेफिसिट और उसके एसोसिएटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है 2020 का वो रेवेन्यू से यानी कि लटक गया है रेवेन्यू, वो है 4.6% के ऊपर आके। बजट में एस्टिमेट किया था कि हमारा 3.8 रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, थोड़ा के काफ़ी ज़्यादा चला गया ये। रेवेन्यू डेफिशिएंट है वो रहेगा 3.27 और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो रहेगा 2.36%। ये क्या होते हैं दोनों के दोनों, ये यहाँ पर डेफिनेशन में जान लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की रिसिप्ट, यानी कि जितना हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए था लेकिन उतना कम आया, उसको बोलते हैं रेवेन्यू का डेफिसिट। इट अकर्स व्हेन एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ बजट एस्टिमेट। जब बजट आता है कि हमारे उसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस साल में हमारे पास इतना रेवेन्यू आएगा, लेकिन उससे कुछ कम रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इतना पैसा आया, यानी कि टैक्स का पैसा जो आना होता है सरकार को कंट्री में से, उस सब की बात की जा रही है।
फिर वो बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ये डिफरेंस होता है जो कि रेवेन्यू डेफिसिट का और जो ग्रांट होती है कैपिटल एसेट्स की, उस सबके जो डिफरेंस होता है उसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। कोर सेक्टर की बात करें तो कोर सेक्टर के अंदर एक फॉल डाउन हुआ है 38% का अप्रैल के मंथ में, 9% का हुआ था मार्च के मंथ के अंदर। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि 40.27% बनाती हैं आइटम्स, जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के अंदर है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हमारी कौन सी है, ये है वो 8 कोर इंडस्ट्री, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें कुछ 38% का डाउन आया है, टोटल ओवरऑल 38% डाउन गया है। पिछले महीने ये सिर्फ 9% गया था। तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज़ कर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, याद नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद है तो एक बेनिफिट है आपको बस। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश ने अनाउंस की एक स्कीम है। रोजगार सेतु, सेतु मतलब होता है बांध, डैम। तो जैसे राम सेतु हो गया जो श्रीलंका वाले वहाँ पर एरिया में है, रामायण के टाइम की बात है। समुद्र सेतु हम लोगों ने एक मिशन चलाया था। उसी तरह से रोजगार सेतु, सेतु मतलब डैम, एक कनेक्शन दो चीज़ों के बीच में, एक ब्रिज। ये हेल्प करता है सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स हु हैव रिटर्न। रिटर्न मतलब अभी जो लोग रिटर्न कर रहे हैं ना वापस, स्किल्ड लेबर सारे के सारे, कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जिन लोगों की जॉब चली गई है वो सब। तो ये मंथ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसी मंथ की मंथली कंपाइलेशन करेंगे, प्लस में हम लोग जो नया मंथ स्टार्ट करेंगे जून वाला, देखते हैं उसके अंदर क्या कुछ न्यूज़ आती है। न्यूज़ तो कंटिन्यू रहेगी, मंथ ही बदल रहा है, बाकी तो और क्या बदल रहा है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।